Hello everyone, welcome to JPS platform. Myself Vinay Rajput, and today I am going to discuss the biology portion. जो मैंने पिछली क्लास में जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से आज स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो क्या बायो में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उससे डिस्कस करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ, कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। बायो को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बायो जैसे जैसे आगे समय बीतता जाएगा खत्म हो जाएंगी, ठीक है, जो मैंने सिलेबस लिखा था उसके आधार पे। उसके बाद मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी या साइंस टेक्नोलॉजी में से दोनों में से कोई मैं एक स्टार्ट करूंगा। खत्म होने से पहले, बायो को कंप्लीट होने से पहले कुछ ही दिनों में मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी या साइंस टेक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये हो गई बात। उसके बाद मैं गेट एग्जामिनेशन के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 जनवरी से मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये चीजें दोनों के दोनों इंजीनियरिंग ब्रांचेस में कॉमन सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसके बाद फिर मैं मैथमेटिक्स और आगे डिस्कस करता जाऊंगा। तो अभी के लिए यूपीएससी के लिए मैं, आईएएस के लिए मैं, और पीएससी के लिए एमपीपीएससी हो जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, उनके लिए भी ये कॉमन सब्जेक्ट चल रही है। और सारे का सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा का पूरा एग्जाम में आपका यूटिलाइज होगा, आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ से कुछ जा सकता है। नॉर्मली आपको 90-95% क्वेश्चन तो इजी सॉल्व हो जाएंगे बायो के। और बाकी जो बचे एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ से लेकर चलूंगा तो सारा यूटिलाइजेशन होना ही होना है पूरा, एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे नहीं। चीजों का यूटिलाइज करना है अपने को। ऐसा नहीं है कि बस आइसोलेट करके बायो पढ़ते जाए, इसका यूटिलाइजेशन कुछ ना हो। तो इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, यहाँ के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका यूटिलाइजेशन होता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था उसका हम लोग यूज करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जाके और बायोज्योग्राफी में जाके, या फिर ज्योग्राफी में जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे भी लाइफ की योगदान, लाइफ जो है उसका रोल वहां पे भी आती है, उसका रोल वहां पे भी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग ऐसे कवर करेंगे। तो बायो में मैंने पिछली क्लास में जो बताया था और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, पक्की बात है समझ में आ रही होंगी। जैसे मैं बता रहा हूँ इजीली चीजों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी टफ चीज नहीं कर रहा हूँ मैं, और एक वे में चल रहा हूँ ताकि जल्दीबाजी में ना चीजों को समझाते हुए चल रहा हूँ। जो बेसिक चीजें हैं, जो मैं बेसिक स्टार्ट किया हूँ कल से, जो मूल बातें हैं मैं उसको बता दूं आपको, ताकि आपको बायो के प्रति सब कुछ क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे बायो आया था, आज मैं आपको बायो का इतिहास भी बताऊंगा कि कैसे, शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बायो की इतिहास कैसे है, बायो की प्रगति कैसे हुई, कैसे कैसे बायो में प्रगति हुई है, कैसे कैसे चेंजेस होते गए, कैसे कैसे नए नए डिवाइसेस, नए नए यंत्र की खोज होती गई, किस किस काल में कौन कौन व्यक्ति ने बायो के लिए क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या चीजों को खोजा, इन सारी चीजों को मैं अभी बताता जाऊंगा। तो पिछली क्लास में मैंने जो बताया था आपको उसको मैं थोड़ी सी रिवाइज करा दूं। अरस्तु के बारे में मैंने बात कर ली, थियोफ्रेस्टस के बारे में मैंने बात कर ली, जो भी उनकी चीजें थी। थियोफ्रेस्टस स्टूडेंट थे अरस्तु के, और अरस्तु के स्टूडेंट अलेक्जेंडर भी थे। अरस्तु के स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस भी थे और अलेक्जेंडर भी थे। अलेक्जेंडर के पिता किंग फिलिप टू जो मैकेडोनिया के थे, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं कभी डिस्कस कर लूंगा, अभी तो बायो है। इतना ही आप याद रखें कि अलेक्जेंडर के पिताजी किंग फिलिप टू जो कि मैकेडोनिया के थे, और कुछ कारण था कि किंग फिलिप टू ने एरिस्टोटल को अलेक्जेंडर का गुरु क्यों बनाया, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको हम लोग यहीं पे रखते हैं, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने अरस्तु के बाद थियोफ्रेस्टस के बाद मैंने गैलन की बात की, प्लिनी की बात की, विलियम रॉक्सबर्ग की बात की, डायोस्क्राइडस की बात की। मैंने पिछली क्लास में विलियम रॉक्सबर्ग के बारे में बताया कि वो सर्जन थे, स्कॉटिश सर्जन, स्कॉटलैंड के थे, एक डॉक्टर थे जिन्होंने डॉक्टरी छोड़ी, उनको प्लांट में रुचि थी, उन्होंने पौधों की स्टडी करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने बताया था कि आप वो बुक बताना, क्योंकि फादर ऑफ इंडियन बोटनी बोले जाते हैं ये। इंडियन बोटनी के फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पौधे जगत के जनक कौन है, तो वो थियोफ्रेस्टस, उनकी मैंने बुक बताई थी। लेकिन अगर इंडियन प्लांट, अगर बात करूं कि इंडियन प्लांट के बारे में किसी ने कुछ बताया हो तो हाँ, विलियम रॉक्सबर्ग थे जो कि भारतीय पौधों की स्टडी की थी। और मैंने आपसे पूछा था कि वो बुक कौन सी है, अगर आपने नहीं पता किया है तो पता करना चाहिए था, और कर लिया तो अच्छी बात है, मैं बता भी रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ इंडियन बोटनी कहा जाता है, विलियम रॉक्सबर्ग को। विलियम रॉक्सबर्ग जो मैंने कल बात की थी, मैंने बुक पे छोड़ा था ना कि बुक आप बताना मुझे कौन सी बुक है। इनकी बुक इंडियन प्लांट पे, भारतीय पौधों पे लिखी हुई, विलियम रॉक्सबर्ग, रॉक्सबर्ग, ठीक है। ये फादर ऑफ इंडियन बोटनी कहे जाते हैं।
भारतीय पौधे पे स्टडी की। अब बुक भी देख लो कौन सी बुक इन्होंने लिखा है। बुक जो लिखा है ना, इनकी जो बुक है, किताब की जो नाम है फ्लोरा इंडिका। मैंने बताया था इंडिका इंडिका आप पिछली क्लास में। फ्लोरा इंडिका, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन प्लांट। डिस्क्रिप्शन मतलब कि वर्णन किए हैं भारतीय पौधों के बारे में, इन्होंने जिक्र किया है इस बुक में। डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये सर्जन थे सोचो स्कॉटलैंड के, और उन्होंने डॉक्टरी छोड़ी, उनको पौधे में रुचि थी, पौधों की स्टडी करना स्टार्ट किया उन्होंने, और फिर फ्लोरा इंडिका जो भारत के ऊपर बुक है, ये भारतीय पौधों के ऊपर बुक है, उनका वर्णन इन्होंने डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन प्लांट्स इस बुक में दिया। इंडियन प्लांट समझ में आ रही होगी, भारत के जो पेड़ पौधे जिन्होंने स्टडी किया इनके बारे में, इंडियन प्लांट्स। तो ये मैंने कल रोक के रखा था आपके लिए, फ्लोरा इंडिका, ये आपको पता चल गया जो मैंने कल आपके लिए रोका था। उसके बाद विलियम रॉसबर्ग का मैंने फिर 1000 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, 1000 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, किसी के बारे में मैंने बात किया था कि किसी ने 1000 मेडिसिनल प्लांट्स को बताया, औषधि वाले प्लांट्स को बताया जिससे औषधि निकलती है। तो वो कौन सा पौधा है ये जानना तो जरूरी नहीं है, बिकॉज वैसे तो बहुत सारे पौधे हैं। आप तो एलोवेरा से भी निकालते हो, आप बहुत सारे पौधे से निकालते हो जो दवाइयां होती है, तुलसी से भी कुछ निकलती है ना। तुलसी से क्या निकलती है, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी है। कोरोना से पहले वाली काल में जो क्वेश्चन आई थी ना यूपीपीसीएस में, उसमें क्वेश्चन था कि तुलसी से क्या निकलता है, फिनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है। और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस पे भी क्वेश्चन था, उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। आप नेचुरल पढ़ते हो, पौधे वाली प्राकृतिक जो फोटोसिंथेसिस होती है ना वो पढ़ते हो। आर्टिफिशियल में क्या मटेरियल यूज किया जाता है वो भी पूछा गया था, समय आने पे मैं बता दूंगा। तो मैंने प्लिनी की बात की थी, प्लिनी ऐसा लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। इन्होंने 1000 मेडिसिनल प्लांट्स के बात की थी, जो औषधि वाले पौधे होते हैं, और उस औषधि वाले पौधों को 1000 प्लांट्स है तो कहीं लिखोगे ना। तो उस बुक में, जिस बुक में इन्होंने जिक्र किया है, हिस्टोरिया नेचुरलिस, हिस्टोरिया नेचुरलिस, ये बुक का नाम है, हिस्टोरिया नेचुरलिस। इस बुक में उन्होंने 1000 औषधि मेडिसिनल प्लांट्स, 1000, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, बुक का नाम मैंने नहीं बताया था, मेडिसिनल प्लांट मैंने बताया था कि अगली क्लास में बताऊंगा, वो विलियम रॉक्सबर्ग की बुक, और फिर इसकी भी बतानी थी अपने को, तो मैंने आज आपको बता दिया। हिस्टोरिया नेचुरलिस प्लिनी की बुक है। गैलन, मैंने गैलन का जिक्र किया था। गैलन पहले फर्स्ट फार्मासिस्ट कहे जाते हैं, प्रथम औषधिवेत्ता, कई दर्द निवारक दवाइयों के बारे में इन्होंने बताया, खोज की उसकी। फर्स्ट फार्मासिस्ट, औषधिवेत्ता बोलते हैं फार्मासिस्ट को, फार्मासिस्ट, ठीक है, ये गैलन है। अब फार्मासिस्ट की बात हो रही है, यहीं पे एक क्वेश्चन हो सकता है कभी लाइफ में, कभी एग्जाम में आ जाए वो क्वेश्चन, कौन सी है, नेचुरल फार्मासिस्ट, प्राकृतिक औषधिवेत्ता कौन है। मतलब इसका क्या हो सकता है कि उससे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा, कोई ऐसा जीव होगा जिससे आप कुछ दवाई निकाल रहे होगे। वो है ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया, वो है ऑर्गेनिज्म एक सॉइल की बैक्टीरिया, मृदा में रहने वाली जीवाणु, जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस वो बैक्टीरिया है जिससे आप एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स निकालते हो, एंटीबायोटिक्स निकालते हो इस बैक्टीरिया से। इसीलिए इसको नेचुरल फार्मासिस्ट बोलते हैं, एक्टिनोमाइसिटिस को। एक्टिनोमाइसिटिस फार्मासिस्ट से रिलेटेड था, इसलिए मैंने यहां पे बता दिया एक्टिनोमाइसिटिस। जब मैं बैक्टीरिया बताऊंगा फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। एक्टिनोमाइसिटिस क्या है ये, नेचुरल फार्मासिस्ट, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, फार्मासिस्ट मतलब औषधि, जो मैंने बताया था औषधिवेत्ता, नेचुरल फार्मासिस्ट है ना, प्राकृतिक औषधिवेत्ता, जो मैंने ये बताया था प्रथम औषधिवेत्ता थे जिन्होंने दर्द निवारक दवाइयों की खोज की। और ये जो एक्टिनोमाइसिटिस सॉइल बैक्टीरिया है, मृदा वाली बैक्टीरिया है, ये सॉइल जीवाणु है, मृदा की जो जीवाणु है ये नेचुरल फार्मासिस्ट है। इससे बहुत सारे एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स निकाले जाते हैं। एक्टिनोमाइसिटिस से आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स निकालते हो। तो ये आपको मैंने आज नया बताया, यहां तक हमने कवर किया था। इस बुक के बारे में मैंने नहीं बताया था, विलियम रॉक्सबर्ग की बुक की नहीं बताई थी, मैंने बात की थी पिछली क्लास में, वो दोनों बात हो गई और ये हो गई। अब यहां से आगे बढ़ते हैं सॉरी
अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, और क्योंकि मैं अभी तक जितने लोगों की बात किया हूं ना, वो इंडिया के तो कोई नहीं है इसमें, है ना, भारत के लोग कोई नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूं कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में किसने क्या क्या किया। तो अभी तक वर्ल्ड के लोगों की बात चल रही थी, और भी लोगों की मैं बात करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं कुछ एक यूनिक चीज आपको बताऊं। यूनिक क्या होगा? यूनिक ये होगा कि थोड़ा सा इसको इतिहास में ले चलते हैं बायो को। आप इतिहास पढ़ते हो? पढ़ते हो। प्राचीन काल पढ़ते हो, मध्यकालीन काल पढ़ते हो, और आधुनिक पढ़ते हो। क्यों? बिकॉज जो जिस काल में हुई उसको उस काल में बांट दिया गया अपने हिसाब से, और उसको अलग अलग काल में हम लोग अध्ययन करते हैं, चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत क्या कहते हैं, जीव विज्ञान को जो उन्नति हुई है, जीव विज्ञान की जो प्रगति हुई है, जीव विज्ञान जैसे जैसे डेवलप हुआ है ना, बायोलॉजी, इसके लिए भी आप 4 काल में बांट सकते हो इतिहास। इसकी इतिहास, जीव विज्ञान के इतिहास, बायोलॉजी के इतिहास। और वो कौन सी पीरियड्स हैं? अगर बायो को बात कर, और यहाँ पे मैं आपको जो मैंने बताया ना कि एरिस्टोटल के बारे में, थियोफ्रास्टस के बारे में, गैलन के बारे में, प्लिनी के बारे में, इन लोगों को आप कहाँ पुट करोगे, किस काल में ये लोग थे, ये भी आइडिया लग जाएगा। और जो बचे हुए चीजें, हिपोक्रेटस के बारे में बात करना चाहता हूँ, हिपोक्रेट्स के बारे में, वो कहाँ थे और उनकी क्या उपलब्धि थी, वो भी मैं इस काल में बात कर लूंगा। किस किस काल में कौन कौन व्यक्ति था और क्या क्या योगदान दिया उन्होंने बायो को, लाइफ साइंस को, जीव विज्ञान को डेवलप करने में, उसकी प्रगति करने में, उसकी उन्नति में क्या क्या योगदान इन साइंटिस्टों का है। बायोलॉजी और बायोमेलॉजी में आप इसको बांटो, जैसे हिस्ट्री में बांटते हो ना, वैसे ही प्राचीन काल, एंशियंट पीरियड, एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल। इतनी हिंदी सिंपल है तो लिख भी लोगे आप लोग, प्राचीन काल। ये एक हो गई, एक काल बायो का। दूसरा दूसरा हो जाएगा तुरंत डार्क पीरियड। अब सोचो, तुरंत डार्क आ गया, है ना, अंधकार काल आ गई बायो के लाइफ में, डार्क पीरियड। उसके बाद तीसरा, जब अंधकार आएगा तो फिर पुनर्जागरण भी होगी चीजों की, रेनेसेंस पीरियड, रेनेसेंस पीरियड, पुनर्जागरण काल। ठीक है, पुनर्जागरण काल। और चौथा, जो उस काल में आप हो, 20वीं शताब्दी पुरानी पिछली वाली, और जो 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में, ये मॉडर्न काल में लिया जाता है, मॉडर्न पीरियड में लिया जाता है बायो का। इसमें हमने बहुत सारे डिवाइसेस को डेवलप किया, हमारी मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गई, हमने कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया। तो चीजें अब मॉडिफाइड हो चुकी हैं, चीजें अब आधुनिक हो चुकी हैं, और इस काल में हम अभी हैं, मॉडर्न पीरियड बायो की। अगर बायो को मैं बांट रहा हूं उस हिसाब से देखो तो मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल। तो अब वन बाय वन मैं बता दूं। आप जो अरस्तु वगैरह पढ़े हो ना, जो थियोफ्रास्टस पढ़े हो, गैलन पढ़े हो, प्लिनी पढ़े हो, ये कहाँ थे? जिनकी भी पढ़ाई आपने की है ना, वो किस काल में थे, उनका योगदान क्या था, मैंने बता भी दिया है। अब जस्ट आपको लिंकिंग हो जाएगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन व्यक्ति थे, किस किस काल में। स्टार्ट करते हैं एंशिएंट पीरियड से। एंशिएंट पीरियड, बायोलॉजी की प्राचीन काल क्या था और कौन कौन व्यक्ति थे। तो बायो की एंशिएंट पीरियड की बात करोगे, एंशिएंट पीरियड प्राचीन काल में, तो पहले व्यक्ति जिनका नाम अगर मैं लूं तो उनका नाम होगा एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतः जननवाद की बात की। स्वतः जननवाद मतलब निर्जीव पदार्थों से जीव की उत्पत्ति होती है, वो इन्होंने बताया था एनेक्सीमेंडर ने। लेकिन और भी व्यक्ति थे, और भी व्यक्ति थे, वॉन हेलमुंड थे, जॉन निधम थे, रे थे, एरिस्टोटल थे, थेल्स थे, प्लेटो थे। इन सारे लोगों ने एनेक्सीमेंडर जो बताया है ना, जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जननवाद, निर्जीव पदार्थों से, नॉन लिविंग थिंग्स से जीव की उत्पत्ति हुई है, उनमें से ये एक है। और जो मैंने अभी बताया बाकी, वो सारे लोग इन्हीं में थे, इन्हीं की सहमति में थे, यहीं पे सपोर्ट करते थे कि हाँ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो एनेक्सीमेंडर एक होगा। बाकी मैंने बता दिया थ्योरी ऑफ जननवाद, स्वतः जननवाद, ये दिए हैं। अपन थ्योरी पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में, जब हम इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा मैं, जब मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा उस समय हम लोग इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी तो मैं सिर्फ काल बांट रहा हूँ, पीरियड्स कैसे कैसे हैं, कौन कौन व्यक्ति आए हैं। स्वतः जननवाद के लिए ये जाने जाते हैं, इनमें बहुत सारे साइंटिस्ट और हैं। स्वतः थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ है लाइफ की नॉन लिविंग थिंग्स से, जो कि गलत साबित हुई थी लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से फाइनली। ये हो गई
एनेक्सीमेंडर के बाद मैं अगर बात करूं दूसरा एम्पीडोसेलस, एम्पीडोसेलस इसके बारे में बात करूं, एम्पीडोसेलस के बारे में सब प्राचीन काल में है। एम्पीडोसेलस जो थे, एम्पीडोसेलस के बारे में ये कहा जाता है कि हमारी जो शरीर की जो ताप का जो स्रोत है ना वो रक्त है। ये व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था। इन्होंने इवोल्यूशन विकास के बारे में भी इन्होंने बताया था। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के फादर भी कहीं कहीं लिखा गया है इनके बारे में। हम लोग ओपरिन हेल्डाने की भी बात पढ़ेंगे, हम लोग मिलर एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं विकास के बारे में भी चीजें बताई है। इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर जो ताप का स्रोत है, हमारी टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी की, वो ब्लड के कारण होती है, इन्होंने बताया था। ठीक है, एम्पीडोसेलस। आपको कुछ पता चलते जा रहा होगा चीजें। इन दोनों लोगों की बात मैंने नहीं की थी, अब जिनकी बात की थी मैं बता रहा हूं। अब मैंने किसकी बात की थी? शुरुआत फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, इसी काल में थे एरिस्टोटल। इनका काल भी मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि फादर ऑफ बायोलॉजी थे तो लिख देता हूं 384 से, बट याद करने की जरूरत नहीं है। 384 से 322 बीसी ईसा पूर्व, ये इनका काल था। अरस्तु की मैंने सारी चीजें बता दी आपको, लगभग। और भी चीजें हैं, इनकी क्लासिफिकेशन मैंने नहीं बताई, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जरूरत नहीं अपने को। जो जरूरत थी आपके लिए मैंने बता दिया, जो नहीं है वो नीट में बताऊंगा। जो वहां से भी और एक्स्ट्रा बताना होगा वो उससे ऊपर जहां बताना होगा वहां मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपके लिए उतना ही सफिशियंट था जितना मैंने पिछली क्लास में बताया। ये मैं एक फ्रेमिंग कर रहा हूं, आपको समझ में आएगी कि हाँ ये लोग कहां कहां लाई करते थे। ठीक है, एरिस्टोटल के बाद चौथा, इनके स्टूडेंट कौन से हैं? थियोफ्रेस्टस, एरिस्टोटल, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इनका जीवन काल जानने की जरूरत नहीं है, मैं तो इनके बारे में मैंने बता दिया बिकॉज फादर ऑफ बायोलॉजी हैं तो मैंने इसलिए बता दिया। थियोफ्रेस्टस इनके स्टूडेंट थे, आपको पता है, और इनकी किताबें मैंने बता दी कल। और इनके बारे में एक चीज और बता दूं, दुनिया का पहला बोटेनिकल गार्डन, फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन इन्होंने ही बनाया था। फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन इन्होंने ही बनाया था। अपने यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन कौन है? जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, जेसी बोस बोटेनिकल गार्डन नियर शिवपुर, हावड़ा। वहां पे वो एशिया का सबसे बड़ा है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कौन है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन, लंदन। तो मैं उनके बारे में बात करूंगा, बोटेनिकल गार्डन के बारे में, बट यहां से लिंक है तो मैं थियोफ्रेस्टस के बारे में ये बता दूं जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। उसके अलावा इन्होंने पहली वर्ल्ड की पहली बोटेनिकल गार्डन को बनाया, श्रेय जाता है इन्हीं को। ठीक है, ये थियोफ्रेस्टस के बारे में हो गया। अब बात करूं तो ये अब आएगी प्लिनी, जो मैंने अभी बताया था और कल भी बताया था। प्लिनी के बारे में मैंने बता दिया। छठे नंबर पे मैं बात करूं, 6 नंबर पे गैलन, इसी में आएंगे। तो ये सारे लोग एंशिएंट पीरियड के थे जिन्होंने बायो को डेवलप किया। अरस्तु ने तो आपको बताया मैंने कल, थियोफ्रेस्टस ने प्लांट में, प्लिनी ने आपको पता चला कि प्लिनी ने 1000 औषधि पौधों के बारे में स्टडी किया। गैलेन पहले फार्मासिस्ट है जिन्होंने दर्द निवारक दवाई की खोज की, उनके बारे में बताया। सारे एंशिएंट पीरियड में थे। आपको क्लियर हुआ, आपकी नॉलेज एक जगह आ गई कि हाँ ये लोग यहाँ थे। जो मैं एनेक्सीमेंडर के बारे में बताया हूँ, स्वतः जननवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मैं इनके बारे में और भी चीजें बताऊंगा जब मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा। वहां पे इससे रिलेटेड, इस सिद्धांत से, इस थ्योरी से रिलेटेड और भी लोग जुड़े हुए हैं। अरस्तु भी इसके समर्थक थे, जो कि ये सिद्धांत बाद में गलत साबित हुई थी, लेकिन अरस्तु इसके समर्थक थे। याद रखिएगा, स्वतः जननवाद, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के समर्थक थे ये। ठीक है, प्लेटो भी थे, प्लेटो के बारे में पता होगा। रिपब्लिक बुक जो है प्लेटो की लिखी गई है, रिपब्लिक, मैंने इनकी बुक बताई थी पॉलिटिक्स, रिपब्लिक बुक प्लेटो की है। प्लेटो भी इसके समर्थक थे। थेल्स वो भी इसके समर्थक थे। और बात करूं जॉन नीधम, वो भी इसके समर्थक थे। जॉन रे, जो रे साइंटिस्ट थे, जॉन रे, वो भी इसके समर्थक थे, रे के नाम से जाना जाते थे। उसके बाद वॉन हेलमोंट, वो भी इसके समर्थक थे। सारे इसको सपोर्ट करते थे, इस थ्योरी को। ये भी किए, और बाकी जो मैंने बताया वो सारे लोग इसके समर्थक थे। वॉन हेलमोंट की तो कहानी अलग है। वॉन हेलमोंट ने तो चूहे की उत्पत्ति के बारे में बता डाला कि 21 दिन में क्या हो जाएगी, चूहे बन जाएगी। कैसे? एक पसीने से भीगी हुई कमीज ले लो और एक बर्तन ले लो, बर्तन में आप पसीने से भीगी हुई कमीज को गेहूं के दाने के साथ रख दो, 21 दिन में चूहे बन जाएंगे। तो वॉन हेलमोंट स्वतः जननवाद करा दिए चूहों का, वो इसी में थे, इसी के सहयोगक समर्थक थे, स्वतः जननवाद के, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के। तो जब मैं उसमें आऊंगा ना इवोल्यूशन के समय, तो मैं बताऊंगा कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है, कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है, सब बताऊंगा मैं। ठीक है,
अभी तो मैं बस हिस्ट्री बता रहा हूँ, समझ रहे हो, टाइमलाइन आपको पता चलते जा रहा है। जो मैंने कल एरिस्टोटल के बारे में बात किया था, वो लोग कहाँ लाई करते हैं, किस समय में लाई करते हैं, तो बायोलॉजी की एंशिएंट पीरियड में ये लोग थे, ठीक है। उसके बाद में एंशिएंट पीरियड के बाद आपको अगर बात करूं, और इसमें एक साइंटिस्ट और आएंगे जिनके कारण एक अंधकार पीरियड का भी एक रीजन जाता है कि क्यों अंधकार पीरियड आ गया एंशिएंट के बाद। हिप्पोक्रेटस, जिनकी मैं बात करना चाहता था, इसी एंशिएंट पीरियड में ही है वो भी, हिप्पोक्रेटस। इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, मेडिसिन के जनक, फादर ऑफ मेडिसिन। लेकिन इनके कारण तो तबाही आ गई समाज में। इन्होंने जो बोला ना, पहले क्या होती थी, इनके समय से पहले और इनके समय तक, कि कोई भी बीमारी है उसका कारण तो वही है, आपने कुछ पाप किया है, उस पाप का भुगतान ऊपर वाले आपको करवा रहे हैं। कोई भी पाप किया हो आपने, कोढ़ रोग होती है लेप्रोसी, वो कहीं ना कहीं पाप से रिलेटेड, सब कुछ हम लोग जोड़ के रखे हुए थे। ऐसे कुछ दवाई नहीं थी, किसी चीज का इलाज हम लोग नहीं मानते थे, जो है आपका पाप का कारण है, कोई भूत पिचास आपके ऊपर आ गया, ऐसे ऐसे चीजों से हम लोग चलते थे, तो दवाई इलाज कुछ नहीं था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला रुक जाओ, इनका इलाज है, दवाइयों से इलाज हो सकती है। लोगों ने कहा तुम ऊपर वाले के काम में हस्तक्षेप कर रहे हो, तुम ईश्वर के काम में हस्तक्षेप कर रहे हो, जो है उसको चलने दो, वो ऊपर वाले के दिया गया दंड है, जो ये दंड भोग रहा है, जिस व्यक्ति को भी ये बीमारी हुई है। इन्होंने बोला नहीं नहीं, बीमारियों का इलाज हो सकता है, इनके लिए दवाएं हैं, ये संभव है, इलाज होना संभव है, आप ठीक हो सकते हो। लोगों में क्रांति आ गई, वहां के समाज में क्रांति आ गई उस समय, और लोगों ने बोला कि तुम तो ईश्वर के काम में क्या कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो, ये तो तुम बाधा डाल रहे हो। इस चक्कर में उस समय के समय में, एंशिएंट पीरियड में, चीजें रुक गई। लोग ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है, ये सब बंद करो, जो मेडिसिन से बोल रहे हो ठीक करने की, दवाई से ठीक कर लोगे। तो एक तरीके से क्रांति आ गई, रिवॉल्ट हो गया, लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया। इस चक्कर में इसके आगे जीव विज्ञान की जो प्रगति है वो रुक गई, थोड़ी थोड़ी क्या, बहुत रुक गई। और इसका आज हम लोग भुगतान भी है, अदरवाइज वो ना होता तो बायोलॉजी आज आज बहुत आगे होती। तो डार्क पीरियड आ गया, सीधी सी बात है, डार्क पीरियड, इसीलिए नाम भी रखा गया है डार्क पीरियड। क्यों? क्योंकि लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया, स्टडी नहीं हो पाई, अध्ययन ही नहीं हो पाया, प्रगति नहीं हो पाई बायो के लिए, तो डार्क पीरियड। और डार्क पीरियड लगभग 1000 साल, 200 एडी से ईसा पूर्व 1200 एडी तक ये चला, लगभग 1000 साल। अब सोच लो 1000 साल में क्या हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात तो आ गई थी, हिपोक्रेटस ने और प्लिनी ने, गैलन ने कुछ ना कुछ दवाइयों की तो बात कर ही दी है कि बीमारी दवाइयों से ठीक हो सकती है। तो ये इतने समय तक भी लोगों के दिमाग में एक चीज था, ये बातें चलते आ रही थी कि किसी ने ये बात कहा है कि ये बीमारी का इलाज है, जो भी बीमारियां हो रही हैं ऊपर वाले के द्वारा, ये चीजें जो बताई जा रही है कि पाप का भुगतान करनी है ना, ये चीजें नहीं है, किसी ने ऐसा बोला है। तो ये बातें चलती आ रही थी। जैसे इतना समय बीता, इसी समय के दौरान चीजें अब लाइन पे आना स्टार्ट होता है, और फिर से अब पुनर्जागरण हुआ बायो की, लाइफ साइंस की, जीव विज्ञान का रेनेसेंस हुआ, पुनर्जागरण, और फिर से लाइन पे आना चीजें स्टार्ट हुई फिर से, ठीक है। तो रेनेसेंस पीरियड, इनमें तो चीजें रुकी गई थी, इनमें कोई साइंटिस्ट काम ही नहीं कर पाया, विरोध, जो काम करने का सोचते थे, विरोध इतना हुआ कि काम नहीं हो पाई। तो तीसरा रेनेसेंस पीरियड, रेनेसेंस पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब फिर से जगा, फिर से बायो अब लाइन पे आ रही है चीजें, लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया। रेनेसेंस पीरियड में अगर मैं पहला साइंटिस्ट का नाम लूं कि जो कौन थे, तो एल्बर्टस मैग्नस का मैं नाम लूंगा। पहला एल्बर्टस मैग्नस। इनके बारे में क्या है, एल्बर्टस मैग्नस की बात करूं तो एल्बर्टस मैग्नस जो थे ना, इन्होंने आवृत बीजी जो पौधे होते हैं ना, जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आपने नाम सुना है, तो एंजियोस्पर्म जो है ना, एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन इन्होंने की थी कि एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। मैं बताऊंगा प्लांट किंगडम में इन चीजों के बारे में, पादप जगत जब पढ़ेंगे, लेकिन ये वो व्यक्ति थे। लेकिन आप ये नहीं समझना, इनसे पहले भी भारत में आवृत बीजी पौधों के लिए बात कही गई थी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री के बारे में बात कही गई थी। वो कौन थे? ऋषि पराशर, उन्होंने इन चीजों के बारे में बता दिया था। ये तो बाद में 2000 साल 2200 साल बाद जाके इन्होंने उसी चीज को बताया। तो अपने देश में
नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। अपने देश में बहुत सारी चीज़ें जो आप जानते भी हो बताया गया है, पहले ही बताया गया है, बाद में वो वर्ल्ड में चीज़ें आई, बातें फैली, प्रसिद्ध हुई बात कि ऐसा भी है। तो ये व्यक्ति थे इस पीरियड के, एंशियंट रेनेसेंस पीरियड के। दूसरे, अगर एल्बर्टस मैग्नस के बाद मैं अगर बात करूं तो एल्बर्टस मैग्नस के बाद अगर मैं बोलूं तो जैकेरियस जॉनसन। ये कौन है? ये चश्मा निर्माता थे एक्चुअली, चश्मा निर्माता और उन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज कर डाला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज इन्होंने किया और इसी के बदौलत फिर सेल की भी चीजें आई सामने। इन्हीं के बदौलत सेल को आपने देखा, रॉबर्ट हुक की कहानी आती है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek की कहानी आती है, तो यहीं से सब कुछ है। दूसरा, तीसरा, फादर सुराज, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, की सृष्टि में जो भी लाइफ आई है ना वो ऊपर वाले की देन है। ब्रह्मा, आप क्रिश्चियन में चले जाओ तो वहां पे ईसा मसीह, ऐसी चीजें हैं जो ऊपर वाले के द्वारा बनाई गई है। जीवन की उत्पत्ति ऐसे नहीं है जो आप बता रहे हो, ये सब कुछ नहीं है। जो भी है सृष्टि की किसी ने रचना की है और कोई ना कोई है जो लाइफ को लाया है इस धरती पे। तो वो है फादर सुराज जो ये बताए थे इस बात को। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के नाम से जाना जाता है फादर सुराज, ठीक है। जैकेरियस जैनसन के नाम से जाना जाते हैं फादर सुराज। और बात करूं चौथा, इस पीरियड, रेनेसांस पीरियड में इन लोगों ने फिर से बायो को देखो लाइन पे लाने की कोशिश की। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज कर डाली, फादर सुराज ने फिर से कुछ बता डाला। तो ऐसे ये बायो आगे बढ़ते जा रही है ये फेज में। और रेनेसांस के बाद आपको पता है कि मॉडर्न पीरियड आने वाला है। मॉडर्न पीरियड, उसमें तो बहुत सारी चीजें हुई, अभी मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है। तो ये फादर सुराज ये है। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इन्होंने दिया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसका अभी कोई वो नहीं है कि ये गलत है, सही है, रिलीजियस थ्योरी है, धार्मिक चीजें हैं इसके अंदर कि हाँ ऊपर वाले के द्वारा बनाई गई है जीवन को। तो इस पे कोई क्लेम नहीं है कि गलत है, सही है, कोई भी नहीं है। हाँ, इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी की नहीं है कि साइंटिफिकली आप प्रूफ कर पाओ, लेकिन ना इसको आप गलत कर पाओगे ना सही कर पाओगे। रिलीजियस है चीजें, फिर धार्मिक चीजें हैं, ये धार्मिक आस्था के आधार पर ये बताई गई है बात। फादर सुराज थे जिन्होंने ये बात को बताया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो मॉडर्न पीरियड है जो अभी चल रही है मॉडर्न पीरियड, इसमें तो बहुत काम हुआ। और इसी में वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एजी टैंसले, जिन्होंने इकोसिस्टम टर्म को भी दिया। एजी टैंसले इसी में आते हैं, एजी टैंसले, ठीक है। ओपरिन हेल्डान है जिन्होंने लाइफ की ओरिजिन के बारे में थ्योरी दिया था। मैं बताऊंगा क्या थ्योरी थी इनकी। ओपरिन हेल्डान हाल्डेन, ठीक है। तो ये इनकी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया था, किसके द्वारा? मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में मिलर यूरे ने इन्हीं की कही बात को एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश की गई थी। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स, उन्होंने भी कुछ किया था। तो ये इसी पीरियड में आते हैं। तीसरा, बेटसन, जिन्होंने जेनेटिक्स शब्द को दिया। चौथा, जीन शब्द को देने वाले जॉनसन, जोहानसन के नाम से भी जाने जाते हैं, जॉनसन भी जाने जाते हैं, लिखा जाता है, ठीक है। तो ये लोग इसी काल में थे, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं मॉडर्न पीरियड में आ गई और रेनेसांस पीरियड में कुछ लोग आ गए। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि ऐसे बायोलॉजी आगे बढ़ी है। ऐसे ऐसे समय में लोग आते गए, लोग अपना अपना, जैसे इन्होंने जैकेरियस जॉनसन ने इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज कर डाली, इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज कर डाली। और इसी के आधार पर रॉबर्ट हुक, जो आप सेल जानते हो ना, मैं सेल पे जाऊंगा, आपको पता चल चुका है कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज अपने बेटे के साथ मिलके, ठीक है ना। तो वो जरूरत नहीं है उनके बेटे का नाम, अपने बेटे के साथ मिलके, अपने सन के साथ मिलके इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की। हाँ, चश्मा निर्माता थे ये, चश्मा स्पेक्टिकल चश्मा निर्माता थे ये, बट इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की। इसके आधार पे आगे जाके फिर रॉबर्ट हुक ने, और उसके बाद फिर आगे बात करोगे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने चीजों को आगे बढ़ाया। उन्होंने और पावरफुल माइक्रोस्कोप डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, यहीं से मॉडिफिकेशन चालू हुआ। तो ये चीजें हो गई आपको जो मैंने बायो की इतिहास बताने की कोशिश की, ठीक है। और कौन कौन साइंटिस्ट थे? साइंटिस्ट बहुत सारे हैं,
लेकिन जरूरत नहीं है ना आपको, तो बस इतना से समझ में आ गया कि हाँ ये चीजें हुई हैं, डेवलपमेंट इसमें अभी चल रही है और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ है। इस काल में मॉडर्न पीरियड 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में हम लोग ले रहे हैं इन चीजों को। तो डेवलपमेंट आप देख ही रहे हो, बायो के क्षेत्र में कितनी हुई है, मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कई से कई इंस्ट्रूमेंट्स बन गए जिनके आधार पे आज रोग को आप डिजीज को ठीक कर पाते हो। तो ये अभी चल रही है। लेकिन हाँ, अगर वो डार्क पीरियड नहीं आया होता तो जाहिर सी बात है आज कहीं और होते हम लोग, आज हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, आज हमारी मेडिकल साइंस कहीं और पहुंची होती है ना, और डेवलप होती। तो ये चीजें हैं, डार्क पीरियड के कारण वो चीजें आई फिर। तो ये हो गई अपनी इतिहास, समझ गए इतिहास, सिंपल। अब आपको पता चल चुका है, आप तो इतिहास ही पढ़ते हो ना, अब तो आपको पता चल गया कि बायो की भी इतिहास है और बायो की प्रगति कैसे कैसे हुई है, कैसे उसकी प्रगति रुकी, कैसे उसकी प्रगति फिर से पुनर्जागृत हुई, रेनेसेंस पीरियड आया, कैसे आज मॉडर्न पीरियड में हम लोग हैं, ये आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं तो मैंने लगभग बात कर ली जो विश्व में लोग थे, है ना। अभी तक इंडियन पर्सन का मैंने नाम ही नहीं लिया है, मैंने जानबूझकर नाम नहीं लिया, बिकॉज मुझे तो स्पेशली लेना है ना उन्हें। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं मैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भारतीय संदर्भ में कौन कौन लोग थे। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत के संदर्भ में कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने लाइफ साइंस की, बायो की प्रगति की, बायो के बारे में कुछ बताया, कुछ खोजा। आप तो अभी तक देख रहे हो कि बस फॉरेन के लोग ही कुछ खोजते जा रहे हैं, अरस्तु हो, थियोफ्रस्टस हो, प्लेटो हो, गैलेन हो, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हैं। और आप देखो कि इंडिया के लोगों ने क्या क्या किया, अभी तो बहुत यूनिक चीजें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में पहली सबसे प्राचीनतम ज्ञान का स्रोत क्या है अपना, वेद, उपनिषद, यही चीज है, सबसे प्राचीनतम वेद है। तो वेदों में 740 पौधे, लगभग 750 भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, और 250 एनिमल की बात की गई है। आप सोचो, इतने पौधे और इतने एनिमल्स की बात वेदों में जिक्र है। हाँ, वही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उन्हीं में ये इतने पौधे और इतने एनिमल, 740 पौधे और 250 एनिमल का जिक्र है, जानवर का, ये वेद में। लेकिन ऐसा बात करोगे कि अगर बोलो तो अपने वेदों में प्राचीनतम, भारत के प्राचीनतम ज्ञान में क्रमबद्ध ज्ञान अगर ढूंढोगे कि चीजें लाइन बाय लाइन सीरीज में मिलती जाए तो नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन पौधों के बारे में 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, ये वेदों के अंदर है, उपनिषद वेद के अंदर। अगर मैं बात करूं वेद के बाद, वेदों के अंदर एंड उपनिषद के अंदर 1500 से 600 बीसी के बीच, आपको पता है इस काल में वेद की डेवलपमेंट हुई है। इसमें 740, 750 भी कहीं कहीं लिखा होता है, प्लांट्स, पौधे, और 250 एनिमल्स, जानवर का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आप ये समझ जाए कि आपके वेद में भी बायो के बारे में बताया गया है, जीवन के बारे में जिक्र है, लाइफ साइंस के बारे में। ठीक है, अब उपनिषद की बात करूं मैं, किस उपनिषद से आप स्टार्ट करना चाहोगे? सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद छंदोग्य उपनिषद, वो एक अर्लीस्ट वर्गीकरण किया गया है इसके अंदर पौधों का और जानवरों का। तो जानवरों की बात करूं मैं तो इसमें अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इसमें मिलती है अपने उपनिषद छंदोग्य उपनिषद में, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, सबसे पुरानी छंदोग्य उपनिषद। उपनिषद का मतलब पता है आपको? पता है वेद संस्कृत में थे, बहुत डिफिकल्ट था पढ़ना, उसको सिंप्लीफाई किया गया, उपनिषद बना, सिंप्लीफिकेशन है। उपनिषद का मतलब होता है लिटरल मीनिंग टू सिट द फीट ऑफ गुरु, गुरु के चरण के पास बैठना, है ना, टू सिट द फीट ऑफ गुरु, ये उपनिषद का लिटरल मीनिंग है। इतना समझ में आ गया? छंदोग्य उपनिषद ओल्डेस्ट उपनिषद है, सबसे पुरानी है, और इसमें जो जिक्र है वो 3 भाग में एनिमल्स को बांटा गया है, 3 भाग में। और ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन बोल सकते हो कि जानवरों को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई है, छंदोग्य उपनिषद में मिला ये चीज। पहला, दूसरा, थर्ड। कौन है पहला? पहले में बांटा गया है जीवज, जीवज, दूसरा अंडज, और तीसरा उद्भिज। जीवज ऐसे लिख सकते हो आप, अंडज, उद्भिज। ठीक है,
तो ये जीवज, अंडज, उद्भिज। अब जीवज का मतलब क्या है? जो डायरेक्ट बच्चों का जन्म देते हैं, जो डायरेक्ट बच्चों की जन्म देते हैं, जैसे कि ह्यूमन, मानव। ठीक है, तो जीवज के अंदर आ जाएंगे जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, वीवी पेरस बोले जाते हैं, वीवी पेरस। इसके अंदर मैमल्स आ जाएंगे, स्तनधारी, है ना, डायरेक्ट बच्चों का जन्म देते हैं ना, तो डायरेक्ट गिव्स बर्थ, जीवज। अंडज जो अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, अंडे देने वाले, इसको बोलते हैं वीवीपेरस, इसको बोलते हैं ओवीपेरस। ठीक है, आज के समय में हम लोग ऐसा जानते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा आपको अंडे देने वाले, जैसे कि बर्ड्स हो गए, बर्ड्स के अलावा अगर बात करूं तो रेप्टाइल्स हो गए, सरीसृप, है ना, बर्ड्स, पक्षी, रेप्टाइल्स, ये अंडज में आते हैं। और उद्भिज में, उद्भिज मतलब छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे जीव जंतु जो है ना, सारे इसमें आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, सारे इसमें आ गए, इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसके अंदर सूक्ष्म जीव आ गए उद्भिज के अंदर। ये सारी क्लासिफिकेशन कहाँ है? छंदोग्य उपनिषद में, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको पता चला कि छंदोग्य उपनिषद में क्या है। और भी चीजें हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं मैं बायो से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया उपनिषद। अभी मैं और उपनिषद की बात करूंगा, तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें भी बात करूंगा, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं पहले कुछ और बात करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा उस पर, तैत्तिरीय उपनिषद। अभी मैं या बात ही कर लूं तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में। चलो, दूसरा तैत्तिरीय उपनिषद। इस उपनिषद में अगर बात करूं तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ब्रह्मांड में हुआ ही, कहीं कहीं स्पेस में हुआ है, ऐसा इस उपनिषद में लिखा हुआ है कि ओरिजिन जो है लाइफ की वो ब्रह्मांड में ही है। और बाद में इसी से रिलेटेड लोगों ने थ्योरी भी ला दिया। अर्हिनियस ने कॉस्मोजोइक थ्योरी, ब्रह्मांडीय सिद्धांत, जीवन की ब्रह्मांडीय सिद्धांत, जो जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड में हुई है, इसी से रिलेटेड उन्होंने बाद में बता डाला। अपने उपनिषद में पहले से था वो, लेकिन अर्हिनियस ने कॉस्मोजोइक थ्योरी बाद में सेम चीज बोला। तैत्तिरीय उपनिषद में चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ब्रह्मांडीय सिद्धांत की लाइफ की ओरिजिन स्पेस में हुई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ इन स्पेस, मतलब कि ओरिजिन जो है ना वो अंतरिक्ष में हुई है लाइफ की, जीवन की, इसमें लिखा हुआ है। और यही सेम चीज अर्हिनियस ने, यही सेम चीज अर्हिनियस ने बताया अपने कॉस्मोजोइक थ्योरी में, ब्रह्मांडीय सिद्धांत। ये हम लोग पढ़ेंगे जब विकास पढ़ेंगे, हम लोग एवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें कॉस्मोजोइक थ्योरी, ब्रह्मांडीय सिद्धांत। ठीक है, अर्हेनियस ने बात की इसमें, और बहुत साल बाद, 2200 साल बाद की बात है, इसके आने के 2200 साल, 2000 साल बाद की बात है, इन्होंने बताया ये चीजों के बारे में। अब सोच लो आप, सेम चीज अपने उपनिषद में पहले लिखा हुआ है। ये तैत्तिरीय उपनिषद हो गई, लाइफ की ओरिजिन की बात, अंतरिक्ष में हुई है। मनुस्मृति की अगर बात करोगे तो मनुस्मृति में, ओरली में बता दूं, मनुस्मृति में ऐसा बताया गया है कि जीवन जो है पृथ्वी पे, यहाँ पे जीवन की नाश होती रही है और जीवन की उत्पत्ति होती रही है, और विकास से फिर से जीवन की पूर्ति पृथ्वी पे होती रही है। तो कहीं ना कहीं प्रलय आया है, प्रलय के बाद फिर से जीवन की उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है और फिर से जीवन यहाँ पे स्थापित हो जाती है। तो ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है चीजें। ठीक है, कि प्रलय आते गए हैं, प्रलय के बाद जीवन खत्म, उसके बाद फिर से जीवन आती है, फिर उसका विकास होता है, फिर से जीवन पृथ्वी पे आ जाती है। तो इस तरीके से मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में। अब मैं बात करूं इसके बाद, उपनिषद हो गई, तैत्तिरीय उपनिषद हो गई, छंदोग्य उपनिषद हो गया, मनुस्मृति के बारे में मैंने बता दी। उसके बाद मैं बात करूं तो आप सोच रहे होंगे कि चरक वरक नहीं बता रहे हो, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तो चले आ जाओ, चरक संहिता के बारे में बताता हूं, लेकिन उसके पहले सुश्रुत की बात करता हूं मैं। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। ठीक है, सुश्रुत संहिता किसने लिखा? ये बुक है, सुश्रुत ने लिखा, सीधी सी बात है, इन्होंने लिखा। बुक किस पे है? सर्जरी के ऊपर बुक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सुश्रुत ने सिर्फ सर्जरी पे ही बताया क्या? और भी चीजें हैं, आप सुनो, मैं बता रहा हूं। बट ये बुक जो है वो सर्जरी के ऊपर है, बुक ऑन सर्जरी। शल्य चिकित्सा,
दिस इज द बुक ऑन सर्जरी। तो सुश्रुत संहिता इज द बुक रिटन बाय सुश्रुत एंड दिस इज द बुक ऑन सर्जरी, शैल्य चिकित्सा पे बुक है ये, ठीक है। इसके पहले शैल्य चिकित्सा पे जाऊं, इससे पहले मैं आपको सुश्रुत की कुछ चीजें बता दूं, फिर शैल्य चिकित्सा पे मैं 3 4 5 चीजें बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने सर्जरी किया, कहाँ कहाँ किया, किस किस चीज पे किया, ठीक है। तो सुश्रुत ने प्लांट्स को और एनिमल्स को भी बांटा, इनको भी इन्होंने बांटा है, ठीक है, इनका जिक्र किया है। और कैसे किया है सुश्रुत ने बोला कि जो मूव नहीं करते हैं, यहां वहां नहीं जाते हैं, आपको पता है पौधे अस्थावर, और जो मूव करते हैं एनिमल्स, जानवर यहां से वहां मूव करते हैं, उसको जंगम। ये सुश्रुत का क्लासिफिकेशन है, सुश्रुत ने वर्गीकरण किया है। एनिमल्स, स्थावर में कौन आएंगे, प्लांट्स, पौधे, ये तो मूव नहीं करते ना यहां से वहां, एक ही जगह रहते हैं ना पौधे, इसलिए स्थावर समझ में आ रहा है, स्थिर रहने वाला। जंगम जो मूव करते हैं, मूव कौन करता है, एनिमल्स, ये सुश्रुत का बताया हुआ है। अभी सर्जरी हम लोग बात करेंगे, उन्होंने सर्जरी में क्या बोला, ये उनका क्लासिफिकेशन है। और इतना ही नहीं, उन्होंने और भी चीजें बताया। उन्होंने जो पत्ती होती है ना, लीफ के बारे में बताया। उन्होंने रूट जो होती है ना, मूल चीजें, उनके बारे में बताया, रूट्स के बारे में बताया। उन्होंने फ्रूट्स के बारे में बताया, फ्रूट्स के बारे में उन्होंने फ्रूट्स के साथ स्प्राउट्स के बारे में बताया। अंकुरन जो होते हैं ना, स्प्राउट्स खाते हो आप, चने वगैरह, उसके बारे में इन्होंने बताया। और फल देने वाले बड़े पौधे, उनको क्या बोला, जो फल देने वाले बड़े पौधे होते थे उनको उन्होंने ट्री बोला, ट्री, पेड़। और जो फल देने वाले छोटे पौधे थे, फल देने वाले छोटे पौधे, उसको वनस्पति, वेजिटेशन बोला। ये सुश्रुत ने बताया था, आप देख लेना। फल देने वाले बड़े पौधे ट्री, और फल देने वाले छोटे पौधे वेजिटेशन, वनस्पति, ये सुश्रुत ने बताया है। ये भी और ये भी, ये सुश्रुत का है। अब आते हैं जो जिसके लिए जाने जाते हैं सुश्रुत, जो आप लोग बहुत जानते हो, सुने हो, सर्जरी के ऊपर। तो सर्जरी में क्या है, पहले मैं सर्जरी का आपको ओरली बता देता हूं उन्होंने क्या किया। और इनसे रिलेटेड एक और पर्सन है, एंड्रियस, जो कि एंड्रियस वेसेलियस की बात करूं मैं, तो वो आपको रेनेसेंस काल जो था ना, पुनर्जागरण काल में, उसी में एंड्रियस वेसेलियस भी थे। एंड्रियस, जो मैंने इतिहास का काल में पुनर्जागरण काल बताया था ना, उसी काल में ये भी थे, एंड्रियस वेसेलियस। और इनकी थोड़ी मैं लिंक कर दूंगा सुश्रुत से। तो ये सुश्रुत क्या थे कि सुश्रुत को स्टडी करना था मानव शारीरिकी पे, एनाटॉमी पे, ह्यूमन बॉडी पे, इंटरनल पार्ट्स पे। तो उन्होंने क्या किया कि एक जुगाड़ लगाया। राजा किसी को दंड देते थे, किसी अपराधी को दंड दिया, मृत्यु दंड, तो राजा से बोलते थे कि इसकी मृत्यु तो होने वाली है, इसके मरने के बाद तो मुझे दे देना, ताकि मैं स्टडी कर लूंगा, अपनी पढ़ाई कर लूंगा, अपना शोध कर लूंगा इसकी बॉडी के ऊपर। तो राजा बोले ठीक है, ले जाओ। इनको भी पढ़ाई करनी थी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, मानव शरीर के ऊपर, तो इनको तो मिला नहीं ऐसा। तो इन्होंने क्या किया कि जुगाड़ लगाया। इन्होंने बोला कि ठीक है, मरा हुआ चीज है, उसको चोरी कर लिया, और 100 को चोरी करके, डेड बॉडी को चोरी करके लाया, और फिर इन्होंने स्टडी की उसके अंदर, चीरफाड़ करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल पार्ट्स को, आंतरिक जो ऑर्गन है ना, उसको स्टडी की। इसीलिए चोरी करके की, इसीलिए इनको चोरी करके करने के कारण नहीं, इन्होंने स्टडी की वाकई। तो उसके चक्कर में जैसे भी किया हो, चोरी करके किया, 100 को चोरी की, उसके बाद उनको स्टडी करने को मौका मिला, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न, आधुनिक शारीरिकी के जनक, आधुनिक शारीरिकी के जनक, एनाटॉमी। लेकिन अगर चरक की बात करो, तो चरक को मिल गया मौका, राजा ने बोला हाँ तुम स्टडी कर सकते हो, तो उन्होंने पहला एनाटॉमी पर स्टडी की, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी, शारीरिकी के इंटरनल पार्ट्स की स्टडी की। शारीरिकी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी, इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल पार्ट की स्टडी की, पहला नंबर सुश्रुत ने, ठीक है। दूसरा नंबर में बात करो, इन्होंने राइनोप्लास्टी की। राइनोप्लास्टी, राइनो का मतलब होता है नोज, नोज की सर्जरी की इन्होंने, दूसरा नंबर।
तीसरा नंबर ऑप्थेल्मिक सर्जरी। ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है आईज। आईज में कैटरेक्ट जो होता है ना, कैटरेक्ट की स्टडी की और कैटरेक्ट को रिमूव किया, कैटरेक्ट को ठीक किया। तीसरी बात, दूसरा, तीसरा। चौथा नंबर जोंक, जानते हो जोंक, लीच। लीच की भी इन्होंने स्टडी की। लीच के ऊपर इन्होंने ये स्टडी किया कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, ऑपरेशन के बाद की कंडीशन में रक्त बहती है जब ऑपरेशन होती है, तो इन्होंने लीच का यूज करके लीच की सलाइवा में ऐसे केमिकल्स हैं, हेपेरिन नाम का केमिकल है जो कि रक्त को ठक्का करने में काम आता है। तो वहां से पता चला था लीच की स्टडी से, और इसीलिए लीच थेरेपी नाम से फेमस है बहुत सारी चीजें, लीच थेरेपी। तो कहीं ना कहीं सुश्रुत का ही देन है कि सुश्रुत ने लीच पे स्टडी भी की थी और पता चला कि हाँ, जो ब्लड कोगुलेट करती है, ब्लड कोगुलेट करती है, ब्लड का थक्का जो जमता है ना, वो कहीं ना कहीं हेपरिन जो लीच के सलाइवा में, और सिर्फ इतना ही नहीं है, कई सारे फैक्टर्स भी मिलते हैं लीच के सलाइवा में, लेकिन मैं हेपरिन की बात कर रहा हूँ जो लीच के सलाइवा में मिलता है, और उसके कारण रक्त थक्का होती है, ब्लड का कोगुलेशन होता है, कोगुलेट करता है ब्लड। ये 4 स्टडीज सर्जरी से रिलेटेड मैंने बता दी आपको सुश्रुत की, और मैंने उसके अलावा जो बताया, और सुश्रुत का और इनका मैंने लिंक बताया, इन्होंने चोरी करके की अध्ययन मानव शरीर पे, इन्होंने मांग लिया, राजा जो जा रहा है दंड दे दिया है, मरने वाला है व्यक्ति, राजा से पूछ लिए, हाँ इसके मरने के बाद 100 मुझे दे दो ताकि मैं स्टडी कर लूंगा। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं इनके बारे में। तो ये 4 चीजें हो गई सुश्रुत के बारे में। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा जो कि बुक सर्जरी के ऊपर है, और सर्जरी के ऊपर आज भी सबसे मान्य बुक में मानी जाती है वर्ल्ड में। आज भी इस बुक पे काम किया जाता है, इस बुक से नॉलेज एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बारे में समझा जाता है कि इन्होंने क्या क्या बोला है ना। तो ऐसा नहीं है, सुश्रुत की आज भी चलती है बात जो उनके बुक में लिखी गई है। फॉरेन में अभी भी इनकी बात चलती है, इंडिया में चले या ना चले, बहुत जगह यूज किया जाता है, लेकिन फॉरेन में चलती है। आज भी इनकी जो किताबें हैं वो आज भी आज के समय के लिए आधुनिक मानी जाती है, इनकी नॉलेज किताब की जो सर्जरी के ऊपर, शल्य चिकित्सा के ऊपर है। ठीक है, तो ये सर्जरी के ऊपर मैंने सुश्रुत के बारे में बता दी। उसके बाद अगर बात करोगे चरक, चरक, तो चरक ने क्या लिखा, चरक संहिता। आपको पता है चरक संहिता एक्चुअली चरक ने नहीं लिखा था, है ना, उसको मॉडिफाइड किया गया है चरक के द्वारा। लेकिन उसके पहले चरक ओरिजिनली रिटन बाय, चरक संहिता ओरिजिनली रिटन बाय ऐत्रेय अंडर द गाइडेंस ऑफ अग्निवासा। किसने लिखा, ऐत्रेय और अग्निवासा का नाम आता है, जो ऋषि थे उनके द्वारा लिखा गया है ओरिजिनली, और उसको फिर बाद में मॉडिफाई किया चरक ने। तो चरक संहिता आप जो पढ़ते हो चरक की, लेकिन एक्चुअली लिखा गया है किसके द्वारा, ऐत्रेय, अंडर द गाइडेंस, किसके गाइडेंस में, अग्निवासा के गाइडेंस में, ऋषि थे ये लोग। ठीक है, तो चरक संहिता जो कि चरक ने लिखा है, लेकिन एक्चुअली अगर पूछोगे किसने लिखा, इन्होंने मॉडिफाइड किया है चरक संहिता को। एक्चुअली रिटन बाय अग्निवासा अंडर द गाइडेंस ऑफ ऐत्रेय, एक्चुअली अग्निवासा अंडर द गाइडेंस ऑफ ऐत्रेय, ये चरक संहिता को लिखा गया, बट इसको मॉडिफाइड किया बाद में चरक ने, इसको मॉडिफिकेशन चरक ने बाद में की थी, इसीलिए आप पढ़ते हो चरक। किसके ऊपर बुक है ये, बुक ऑन आयुर्वेद, बुक ऑन आयुर्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद के ऊपर ये बुक है। और आयुर्वेद किससे चीजें कहां से निकल के आती है, आयुर्वेद वेद नहीं है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आयुर्वेद अथर्ववेद से निकल के आता है, अथर्व। अथर्ववेद, अथर्ववेद से निकल के आते हैं। अथर्ववेद आपको पता होगा, काला जादू, मैजिकल चार्म्स वगैरह, स्पेल वगैरह है उसमें, बीमारी को ठीक करने का, काला जादू वगैरह चीजें इसी में अथर्ववेद में है। ठीक है ना, तो अथर्ववेद से आयुर्वेद निकल के आई है। और आयुर्वेद के बारे में अपनी स्टडी यहाँ पे है नहीं, अदरवाइज आयुर्वेद 7 धातुओं पे बात करती है। आयुर्वेद इम्यूनिटी की बात नहीं करती है, आयुर्वेद ओज शक्ति की बात करती है, ओज शक्ति। आयुर्वेद में आप विटामिन नहीं मिल जाएगा आपको, आयुर्वेद की काउंटर पे जाओगे तो विटामिन नहीं मिलेगा, ओज शक्ति की कैप्सूल्स मिलेगी आपको, उसकी दवाइयां मिलेगी, जैसे अश्वगंधा, है ना। तो आयुर्वेद से रिलेटेड 7 धातुएं हैं, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। तो आयुर्वेद है ये आपका, अथर्ववेद से ओरिजिन है, और बाकी ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चलेगी आयुर्वेद के चरक संहिता, जो चरक ने लिखा है, जो मैंने ओरिजिनली बता दिया किसने लिखा है, और बुक ऑन आयुर्वेद, और ये अथर्ववेद से मिली है ये।
ठीक है, तो ये आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और आगे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करनी है। चरक के बारे में इन्होंने, मेटाबॉलिज्म के बारे में और इम्यूनिटी के बारे में, उसके बाद अगर बात करोगे डाइजेशन के बारे में, पाचन क्रिया क्या है, इम्यूनिटी प्रतिरोध क्षमता क्या है, इन्होंने बात किया था चरक में। वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट इन्हीं का दिया हुआ है कि इनमें कहीं गड़बड़ी हुई तो आपको बीमारी होनी है, आपकी जो हेल्थ है ना वो गड़बड़ हो जाएगी, इन्हीं का दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग योगा के बारे में बात करेंगे, पतंजलि ने क्या बुक लिखा, योग सूत्र क्या है, महाभाष्य क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बीकेएस अयंगर ने क्या लिखा, बीकेएस अयंगर, अयंगर योगा के नाम से फेमस, जिनकी डेथ हो चुकी है पुणे में, कर्नाटका के थे वो, अयंगर योगा के नाम से फेमस थे, वर्ल्ड में योगा के लिए जाने जाते थे, भारत के थे वो रहने वाले। तो बीकेएस अयंगर के बारे में पढ़ेंगे, बीकेएस अयंगर, उनकी बुक है लाइट ऑन लाइफ, लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायाम। इनकी बुक्स को आपको जान लो, बाकी ज़्यादा बुक जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज और भी बुक है इनकी, बट 2-3 बुक आप जान लेना, क्योंकि पता नहीं कब क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लिनी के बारे में क्या कहते हैं, ये पाणिनि के बारे में बात करेंगे। पाणिनि ने क्या बुक लिखा है, बुक संस्कृत ग्रामर की अष्टाध्यायी बुक है, पाणिनि की और कहानी है वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी मॉरिशस में खोला गया है, वो भी पढ़ेंगे कि पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी मॉरिशस में है, और भी चीज़ें। उसके बाद ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय संदर्भ में ये चीज़ें कंप्लीट होंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस को पढ़ना, शाखाओं को पढ़ना, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, विटिकल्चर क्या है, इन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा चीज़ों को कवर करता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और ध्यान से इसको सुनते जाए जब सुन रहे हो तो, और फिर इसको नोट करते जाओ, उसको रिवाइज करना। आपको पता होगा जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें एग्जाम में कब आ जाएंगी कोई नहीं जानता है, और नॉर्मली बुक्स में जल्दी मिलते नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।